आपने बताया कि ये बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होता है स्टेरे डॉग्स के लिए, तो ये बेसिकली इसलिए रन किया जाता है ताकि सोसाइटी में लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो ये एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है इसलिए उसको स्टेरलाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि स्टेरलाइज करना एक एस्पेक्ट हो गया कि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, बट द थिंग इज कि पॉपुलेशन ना बढ़ना उसका सोल्यूशन है, या उन लोगों की वैक्सीन भी की जाती है जिससे इन केस अगर कोई डॉग बाइट भी कर लेता है तो किसी को परेशानी ना हो, या सिर्फ यस, स्टेरलाइज करके छोड़ देते हैं? नहीं तो इसमें भी दो चीज है कि अगर कोई स्ट्रे डॉग है, अगर वो एबीसी बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में जाता है या फिर उसको पकड़ के अगर उसके ऊपर ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन करके उसको स्टेरिलाइज करते हैं, तो आई थिंक उसको पूरी वैक्सीनेशन देके ही एनजीओ वहां पे रिलीज करता है वो एरिया में, ताकि वैक्सीन लाइफ टाइम वैक्सीन होती नहीं है कभी। ओके, उनको भी टाइम टू टाइम जैसे ही उनको रिलीज करते हैं उससे पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वैक्सीनेशन करके उनको रिलीज करते हैं, उससे पहले रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को ये भी समझना होगा कि जो प्रोग्राम होता है वो उनके बेनिफिट के लिए है, ताकि वो एरिया में कोई भी डॉग है वो पॉपुलेशन ना बढ़ा पाए। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी रिस्क बढ़ेगा और डॉग्स के लिए भी रिस्क बढ़ेगा। ह्यूमन बीइंग्स जो है उसको भी बाइटिंग के इश्यूज होंगे, डॉग्स के जो इश्यूज होते हैं वो भी होंगे, और डॉग के लिए जो इश्यूज हैं, जो डॉग किलिंग हो रहा है, उसके ऊपर जो अटैक्स होते हैं डॉग के ऊपर, जो डॉग्स के ऊपर क्रूअल्टी होती है वो भी बढ़ती है। सो देर आर टू एस्पेक्ट्स, हम ह्यूमन बीइंग के प्रोटेक्शन के लिए भी एबीसी प्रोग्राम होता है और डॉग के प्रोटेक्शन के लिए भी। सो दोनों एस्पेक्ट्स एक साथ पैरेलली चलते हैं, और जब भी रिलीज करते हैं तब पूरी ट्रीटमेंट के साथ, ट्रीटमेंट होने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद ही इनको रिलीज किया जाता है, ताकि एटलीस्ट फॉर सम ड्यूरेशन नो दे आर प्रोटेक्टेड, और मे बी ह्यूमंस आर प्रोटेक्टेड। मौलिक, ये जो आप इतना काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए और इतने सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, लीगल एस्पेक्ट्स है, रेस्क्यू का काम है, इतने सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम है, इन सब कामों के साथ आप अपनी जॉब कैसे मैनेज करते हैं? अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मेरा जो जॉब है, अगर मैं प्राइमरी चीज की बात करूंगा मेरे लिए, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही फैमिली की, सो जॉब करना भी जरूरी है, बट साथ साथ ये भी एक लाइफ का मिशन है जो मैं टिल माय लास्ट ब्रीथ मैं ये करना चाहता हूँ। बट अगर मैनेज करने की जब बात आती है तो दो चीज है, मैं आपको जस्ट बताऊं कि सिर्फ जॉब और एनिमल वेलफेयर जो रेस्क्यू जो काम है वो मैनेज नहीं करता है, फैमिली और ये जो काम है वो डिफिकल्ट काम है, एक फैमिली के साथ ये कोऑर्डिनेशन करना और ये काम करना। सो ज्यादातर में जो रेस्क्यू का काम होता है वो सुबह मैं जल्दी सपोज 8 बजे से पहले अगर कोई रेस्क्यू होता है तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लंच टाइम में अगर जो रेस्क्यूज होते हैं तो मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, ओके। मतलब फिर अगर मैं जॉब आवर्स के बाद की बात करूं तो फिर अगर 7 o'clock के बाद, 6:30-7 बजे के बाद, फिर मैं टिल द टाइम 12 o'clock, इवन मिडनाइट ऑल्सो भी मैं रेस्क्यू करता हूँ। तो अगर मैं जॉब की बात करूं 9 से 6 या फिर 9 से 7 बजे की अगर मैं जॉब होती है तो बीच में मुझे थोड़ा बहुत लंच का टाइम मिलता है, तो मैं जनरली लंच का टाइम जो है वो इसमें यूटिलाइज कर देता हूँ, और ऑफिस के बाद वाला जो आवर्स है वो भी इसमें मैं यूज करता हूँ। सो ऐसे ही मैं इस तरह से मैनेज करता हूँ। दिक्कत डेफिनेटली होती है, कई बार ऐसा होता है कि मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, कुछ जॉब की प्रायोरिटीज आ गई है, कुछ मीटिंग्स होती हैं ऑफिशियल, तो मैं कहीं ना कहीं ये जो कॉल होते हैं वो किसी और एनजीओ को या फिर मेरे 2-3 कलीग
ये फॉरवर्ड कर देता हूँ कि आप ऑन बिहाफ ऑफ मी आप जाके रेस्क्यू कराएं। और मुझे काफी एनजीओ से भी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये काम करते करते आपके रिलेशन, आपके जो कॉन्टेक्ट है वो इतने बढ़ जाते हैं कि आप किसी और के साथ भी काम करते हो, आप बहुत सारी अलग अलग एनजीओ के साथ भी एसोसिएट हो सकते हो, जो मैं काफी बहुत सारी एनजीओ के साथ एसोसिएट हूँ, तो वो भी आपको कई बार हेल्प करते हैं। कुछ ग्रुप भी होते हैं, जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसके साथ भी हम लोग कांटेक्ट में होते हैं। वहां पे भी अगर हम लोग जा ना पाए तो वो हम लोग रेस्क्यू का जो कॉल होता है वहां पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं, तो कोई भी अगर फ्री हो वो टाइम पे तो वो भी जाके रेस्क्यू कर पाए। मतलब ओवरऑल वी हैव टू मैनेज एट 360 डिग्री, जॉब एज वेल एज द फैमिली एज वेल एज द एनिमल वेलफेयर। सो ये सब लोग बैलेंस में काम करना होता है, बट इट्स गोइंग स्मूथ। सो अभी मुझे कोई इसमें कोई शिकायत नहीं है, काफी अच्छा जा रहा है। मौलिक, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि एनिमल रेस्क्यू आपने बताया कि आप अदर जो एनजीओज हैं या जो रेस्क्यू ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर मैनेज कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द टाइम दे नीड, बिकॉज वी आर सोशल पीपल, तो फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। एंड एज यू सेड आप लंच टाइम भी यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्क्यू के लिए, मिडनाइट भी रेस्क्यू के लिए चले जाते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी हेल्थ को मैनेज करना, प्लस जॉब, प्लस आपका रेस्क्यू, आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? या मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि डिफिकल्ट रहता है, शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक रहता है, पूरा दिन कहीं ना कहीं जाना होता है। सो जैसे आपके जॉब के तो फिक्स आवर्स हैं ही, उसमें तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। बीच में मुझे जो लंच का टाइम मिलता है वो मैं ये चीज में यूटिलाइज करता हूँ। सो कई बार क्या होता है कि फैमिली का अंडरस्टैंडिंग भी इसमें बहुत आपको महत्व रखता है। सो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो काफी ये चीज में मानते हैं, और उनका भी काफी सपोर्ट रहता है मुझे। उनको पता है कि मेरा काम क्या है, मेरा मिशन क्या है, और वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, और और वो काफी सपोर्ट भी करते हैं। सो मैं कहीं ना कहीं कई बार रेस्क्यू में जाता हूँ मिडनाइट पे, तो वो कभी हेजिटेट फील नहीं करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप मत जाओ या फिर ये मत करो कि इतना टाइम हो गया है। कोई भी इश्यूज मुझे आते नहीं है फैमिली के। तो फैमिलीज आर वेरी कोऑपरेटिव, फैमिली मेंबर्स जो बहुत कोऑपरेटिव है, वो वेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई भी पर्सन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी फैमिली आपके काम में सपोर्ट करे। अगर आप खुद चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन आपकी फैमिली अगर नहीं चाहती है कि आप ये काम ना करो, तो कहीं ना कहीं आपके काम में ये बाधा डालती है, और ये काम में थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट करती है। तो ये फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, और फैमिली का ये काम में भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। मेरा तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये काम में इंटरेस्ट है, लेकिन फैमिली का भी अगर इंटरेस्ट हो तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कई बार लोगों की फैमिलीज नहीं समझती है, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको फैमिली को समझाना चाहिए कि आप क्या चीज कर रहे हैं, कि आप क्या काम करते हैं। यू आर वर्किंग फॉर द स्पीचलेस एनिमल्स, यू आर वर्किंग फॉर द नो द लाइफ who are not able to even speak, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज हैं उसके आप अगेंस्ट में लड़ते हैं, जो 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 बहुत काफी कम लोग हैं जो ये इश्यूज के बारे में लड़ते हैं। तो आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे ग्रुप में आप काम करते हैं, ताकि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। आपको ये सब चीज फैमिली को समझानी होती है, और मुझे लग रहा है कि फैमिली मेंबर्स अगर आपको समझते हैं तो वो ये चीज में कभी कोई भी इश्यू रेज नहीं करेंगे, और आपको कोऑपरेट करेंगे और आपकी बातें समझेंगे। तो फैमिली की अगर जब बात आती है तो लाइक मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ के फैमिली मेरी इसमें बहुत कोऑपरेट करती है, समझती है, दे आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद मी, और बहुत सपोर्ट करती है मेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए तो मेरे लाइक जो भी शब्द बोलूं वो कम है। मैं हेल्थ की बात करूं तो जनरली खाना पीना में इतना महत्व मैं नहीं रखता हूँ लाइफ में। वो जो रेगुलर जो होता ही है वो चलता रहता है, बट
हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेस्क्यू का काम है वो काफी एक्सरसाइज वाला काम है। रेस्क्यू का काम है कहीं पे चढ़ना, कहीं पे उतरना, कहीं पे डीप डाइविंग करना, कहीं पे किसी के पीछे भागना, जो भी वाइल्ड एनिमल है, सपोज आप अगर मंकी की बात करें तो मंकी सडनली ऐसे हाथ में नहीं आ जाते, वो आपको भी उतना ही भगाते हैं। कहीं कहीं और वाइल्ड लाइफ एनिमल होती है जो आपसे मतलब एनिमल जो होते हैं वो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। सो वो जिस तरह से आपको भगाते हैं, आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो आपको बहुत सारी उनको पकड़ना, इस चीज में क्या है काफी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे ही आपका हेल्थ वैसे ही मेंटेन रहता है, बाय ऑटो मोड में ही आपका हेल्थ मेंटेन रहता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा दिन हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, आप कहीं ना कहीं भागते रहते हैं, तो आपको बेसिकली जिम में जाने की या कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं है जिसके आपका कोई हेल्थ जो है वो फिट रहे। आप वैसे ही फिट रहते हैं, अगर जब आप इतना काम करते हैं तो रेस्क्यू का काम करते तो आप वैसे ही फिट रहते हैं। सो True, दिस I हाउ आई एम agree. मैनेजिंग। True, I agree. ट्रू। मौलिक, जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारे लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं, सजेशंस देते हैं, अमेंडमेंट्स भी आपने काफी कराए हैं अपनी एनजीओ के बिहाफ पे। तो अमेंडमेंट्स की जो जर्नी रहती है वो कैसी रहती है, सोसाइटी की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से कितना सपोर्ट रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है? जैसा कि मुझे पता है कि आपने ईद पे भी कुर्बानी के कुछ जो है वहां पर भी अमेंडमेंट्स आपने कराए हैं कि ईद पर भी कुर्बानी ना की जाए। ट्रू। तो कितना सपोर्ट, क्योंकि ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, फेथ का एस्पेक्ट है और ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, तो वहां पर कितना आपको सपोर्ट मिला या क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? ट्रू। इसमें दो चीज है, इसमें एक होता है लीगल एस्पेक्ट्स, एक होता है इलीगल एस्पेक्ट्स। हमारा जो काम होता है वो इलीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर लड़ना होता है, जो चीज इलीगल होती है। कुछ जो किलिंग होती है एनिमल्स की या किसी बर्ड्स की, वो लीगल भी होती है, बट कुछ जो किलिंग्स होती है वो इलीगल भी होती है। ठीक है। जो इलीगल जो होती है, जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, जो which is the people are not following the law, people are not following the procedure and the policies and the rules and regulations, उसके अगेंस्ट हमारी जो फाइट होती है वो होती है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी में डेफिनेटली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। लोग बोलते हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं। जैसे कि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमको ये काम करना है, हमको भी ये चीज में जुड़ना है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और एप्रिसिएशन भी काफी अच्छा मिलता है लोगों से। बट सोसाइटी से तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग ये भी चाहते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, ये काम करना है, कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को शायद ये पता नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किनको कांटेक्ट करें। ये एक एक मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में ये एक विचार आना, ये एक थॉट आना भी बहुत बड़ी चीज है। काम करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन ये एक थॉट आना कि मुझे करना है, मुझे मुझे एनिमल, ये स्पीचलेस एनिमल के वेलफेयर की एक्टिविटी करनी है, ये एक जो सोचने का काम है, ये एक थॉट है, वो ही बहुत बड़ा थॉट है मेरे हिसाब से। काम करना ना करना उसके बाद की बात है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, तो लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशरी सिस्टम की बात करूं तो सबसे डिफिकल्ट काम वहीं पे रहता है कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए आपको लॉ का नॉलेज बहुत डेप्थ में होना चाहिए, आपका स्टडी होना चाहिए, क्योंकि आप जिसके सामने लड़ रहे हो, जिसके साथ आप लड़ रहे हो, उनको भी लॉ का नॉलेज होना चाहिए। जिसके सामने आप लड़ रहे हो, जिसके अगेंस्ट में आप लड़ रहे हो, उनको भी लॉ का नॉलेज होता है, वो भी आपके सामने बहुत सारी चीजें रखते हैं कि ये चीज है, XYZ चीज है, और उसके सामने आपको व्यूज रखने होते हैं। तो आपको वो लेवल का, आपको थोड़ा बहुत स्टडी, वो लेवल का आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसके सामने आप अपनी बातें रख सकते हो।
सो अगर मैं जुडिशरी सिस्टम की या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करता हूँ, सो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, वहां काफी हेल्प मिलती नहीं है, हमको स्ट्रगल करना होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज होती है, कहीं पे हमारा जो नोटिस होती है, जो लेटर होते हैं, यहाँ से वो टेबल पे, वो से वो टेबल पे, यहाँ से वो टेबल पे जाते रहते हैं, सो टेबल टू टेबल इट चेंजिंग। सो हमको अथॉरिटीज तक पहुंचना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है कि कौन सी अथॉरिटी राइट है, राइट। क्योंकि ये इश्यू के लिए ये अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी तक पहुंचना वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। सो जुडिशरी सिस्टम से डेफिनेटली दिक्कत होती है, वहां पे भी हमको फाइट करनी पड़ती है, देर भी बहुत लगती है, क्योंकि एज पर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो प्रोसेस है, जो पॉलिसीज है, उसमें काफी टाइम लगता है, डिसीजन आने में टाइम लगता है, आपका केस चलने में टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो कोई भी इलीगल चीज को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज हो इश्यूज है। जाता कोई भी इलीगल चीज को रोकना आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हो जाती है। है। लेकिन जब भी आप इलीगल चीज को जब आप रोकते हैं, तो उसमें जो आपको जो सफलता मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर मैं एनिमल वेलफेयर की बात करूं, ये जो जानें बचती हैं, उसमें भी दो प्रकार के, जो रेस्क्यूअर होते हैं वो इंडिविजुअल बचाते हैं, आज एक को बचा लिया, कल एक को बचा लिया, परसों एक को बचा लिया। और जो जो हम बल्क में जिसी को बचाते हैं, तो इसमें भी हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर बात करें, कॉर्पोरेट टर्म्स में, तो एनिमल एक्टिविटी में भी दो चीजें, एक है B2C, एक है B2B। सो रेस्क्यूअर का जो काम है वो B2C का काम है, एक एक दो एनिमल्स को बचाना, राइट। लेकिन जो B2B का काम है वो होता है बल्क में बचाना, ताकि कोई भी अगर इलीगल चीज चल रही है, जैसे इलीगल किलिंग चल रहा होता है, अगर आप इलीगल किलिंग को अगर आप स्टॉप करवा देते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ लाख्स की तालाब में जानवर बच जाते हैं। और वो सबसे बड़ी एक ही झटके में, अगर कोई भी अगर आपको कोई भी केस में अगर आपकी जीत हो जाती है, कोई भी अगर आपका लॉ अमेंडमेंट हो जाता है, और अगर कोई भी आपको सफलता मिल जाती है कोई भी इलीगल चीज में, आपको उसको स्टॉप करने में, उसको खत्म करने में, तो मुझे लग रहा है कि उसके साथ साथ हजारों लाखों जाने बच जाती है। अगर मैं बात करता हूँ, तो भी थोड़े साल पहले केरला में कॉर्मोरेंट करके बर्ड है, कॉर्मोरेंट। सो कॉर्मोरेंट बर्ड ऐसा है कि द बर्ड इज लाइक, वो फिश को खाता है, जो प्रॉन्स को, वहां पे तो उनकी पूरी फार्मिंग होती है। तो वो क्या होता है कि जो कॉर्मोरेंट बर्ड होता है वो फिश को और उसको खाता है। तो उसके हिसाब से वो जो फार्मिंग थी उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट हो रहा था, कि लोग बोल रहे थे कि बर्ड जो है वो दिक्कत कर रहे हैं। तो वहां पे केरला में शूटिंग का ऑर्डर दे दिया था वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने, कि अब ये जो आप बर्ड देखा तो शूट कर दीजिए। तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोगों ने फाइट करके उसके ऊपर हम लोगों ने स्टे ऑर्डर हम लोगों ने दिलवाया है। अगर हम लोग हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में भी टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा तालाब में है, तो टूरिस्ट को बंदर परेशान करते हैं, खाना छीन लिया, बाइट कर लिया, परेशान कर लिया, बच्चों को इंजर्ड कर दिया, फिर बहुत सारी चीजें होती है, बिकॉज वो उनका नेचर है बंदरों का। हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो जंगल है, ये जो ऐसे प्लेसेस है, वो आई थिंक दे बिलोंग्स टू देम। हम उनके घर में घुस गए हैं, हाँ, वो नहीं वो कर हमारे रहे घर में घुस हाँ, वो हम उनके घर में घुस गए, वो हमारे घर में नहीं घुसे हैं। सो ये जो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने उनकी जगह ले ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये सब चीज की वजह से वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो वहां पे भी वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे शूटिंग ऑर्डर दे दिया था कि आप बंदरों को देख के शूट कर दीजिए। तो स्पेशली हैदराबाद से शूटर बुलाए थे, हैदराबाद सिटी के स्पेशली शूटर बुलाए थे वहां से। सॉरी, नॉट इन दिस हिमाचल प्रदेश, दैट्स माय थिंग, बट वहां पे शूटिंग का ऑर्डर दे दिया था बंदरों को किल करने का। तो वहां पे भी हम लोगों ने अपनी मुहिम चलाई है, और द केस इज इन प्रोसेस राइट नाउ। ओके, अगर मैं MP की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में
शिवपुरी में भी हम लोगों ने अभी 15,000 सुअरों को अभी हम लोगों ने बचाया, पिग्स को 15,000 पिग्स को हमने भी बचाया। वहां पे भी 15,000 पिग्स को शूटिंग का ऑर्डर मिल गया था, उनको मारने के लिए ऑर्डर मिल गया था। स्पेशली शूटर बुलाए थे हम लोगों ने किसी सिटी से, और वहां पे भी हम लोगों ने अभी स्टे ऑर्डर लिया, तो एक साथ 15,000 जान बच गई। सो ये जो चीज है, ये जो अगर आप अगर लॉ को फॉलो करेंगे, अगर आपको लॉ को स्टडी करेंगे और आपकी पूरी नॉलेज है, अगर आप लड़ना जानते हैं, फाइट करना जानते हैं अगेंस्ट दी अथॉरिटीज एंड ऑल, तो और मुझे लग रहा है कि अथॉरिटीज जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, वो भी समझती हैं ये बात को कि ये इलीगल है, वो भी समझती है, वो भी कोऑपरेट करती है, लेकिन इट टेक्स अ टाइम। उनके सामने भी बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो उनको वो उसको पार करना होता है। सो अगर अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारे जो प्रूफ है, अगर वो स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है और उसके अगेंस्ट में भी हमको हमारे फेवर में वो डिसीजन देती है। सो हमको वो भी बहुत सक्सेस मिली है। That's a commendable job you are doing, Maulik. थैंक यू। ये डोमेस्टिक एनिमल्स के रेस्क्यू की बात की हम लोगों ने, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात की। इसके अलावा आपकी एनजीओ स्टेरे एनिमल्स के लिए भी कुछ कर रही है? हाँ, सो एनिमल्स में हम लोग कभी फर्क नहीं करते, चाहे स्ट्रे एनिमल्स हो, डोमेस्टिक हो, स्ट्रे डॉग्स हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो। वी आर हम हर एक के राइट्स के लिए लड़ते हैं, हर एक के वेलफेयर के लिए लड़ते हैं, हर एक के प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं। वी हैव नॉट बाइफरगेटेड द कैटेगरी, लाइक हम सिर्फ स्पेसिफिकली यही कैटेगरी के लिए हम लोग लड़ते हैं या फिर यही कैटेगरी के लड़ते हैं। सो द क्रिएचर मीन्स द एंटायर क्रिएचर, द किंगडम ऑफ द एंटायर क्रिएचर। सो जितना भी ये लाइफ का जो एंटायर किंगडम है, एनिमल्स का जितना पूरा किंगडम है, वो सबके लिए हम लोग लड़ते हैं। मौलिक, आप की जो एनजीओ है, जैसा आपने बताया आप लोग गुजरात में भी वर्किंग है, आपने एमपी का भी काउंट कराया, केरला का, हिमाचल का, तो ये थ्रू आउट द इंडिया ही वर्किंग है? हाँ, सो अगर मैं लीगल की बात करूं, अगर मैं एनिमल राइट्स और वेलफेयर और ये जो हम लीगल काम करते हैं, जिस तरह से हम अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं, वो हम पैन इंडिया करते हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर गुजरात, वी आर फॉर पैन इंडिया, वी आर वर्किंग इन पैन इंडिया। हम लोग कोई भी स्टेट के लिए, कोई भी लोकेशन के लिए, कोई भी सिटीज के लिए हम लोग उसके अगर वहां पे कहीं पे अगर कोई चीज गलत हो रही है तो हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं रेस्क्यू की बात करूं तो हमारा मेजर जो रेस्क्यू है वो गुजरात में है अभी। लेकिन अगर कहीं पे अगर और स्टेट में भी कहीं पे अगर ऐसा कुछ है, कहीं पे एनिमल या बर्ड कोई इंजर्ड है और अगर वो हमारा कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको नेसेसरी हेल्प वहां भी प्रोवाइड करते हैं। सो हमारा काम जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि वी आर वर्किंग अक्रॉस इंडिया। तो कांटेक्ट आपको कहाँ करते हैं? डू यू हैव एनी हेल्पलाइन नंबर? सो एज सच अगर मैं हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वैसे हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो वैसे मेरा ही नंबर है, विच इज द हेल्पलाइन नंबर। ओके, बट अगर सोशल मीडिया की बात करूं सो फेसबुक में भी हमारा पेज है जहाँ पे लोग हमको कांटेक्ट करते हैं। फेसबुक पे जब भी सोशल मीडिया पे कोई भी हम पोस्ट करते हैं, अभी धीरे धीरे लोगों को पता भी चलने लगा है कि दिस पीपल आर डूइंग दिस एक्टिविटी, तो कहीं पे अगर दिक्कत होती है वो टैग के जरिए हमको बता देते हैं, या फिर हमारा जो कांटेक्ट डिटेल है, हमारा जो एनजीओ का डिटेल है वो शेयर कर देते हैं, ताकि सामने वाले जो भी हैं वो हमको कांटेक्ट कर पाए। So social media is I think the biggest platform through which we can contact the people and people can contact us. So I think social media and the people like you who are through this medium, people like लोगों को awareness बढ़ने लगी है, और thanks to you guys and thanks to social media who are playing a major role, ताकि हम ये काम ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं। मौलिक, बाकी लोगों के लिए आप लोग का क्या मैसेज है? आप क्या बोलना चाहेंगे सभी लोगों को? सो लास्ट अगर मैं मैसेज की बात करूं तो मेरा एक ही मैसेज है
कि आप जियो और जीने दो, एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव। अगर हमको यहाँ पे जीने के लिए अगर राइट्स मिले हैं तो एनिमल्स को भी राइट्स उतने ही दिए हैं भगवान ने। सबके लिए एक ही राइट्स है, सबका खुद का हक है यहाँ पे जीने का। और हम किसी से ये राइट छीन नहीं सकते हैं। ये ना ही हमारी अथॉरिटी में है, ना ही हमारे पावर में है, ना ही ये हमको अलाउ करते हैं कि हम इनकी लाइफ के साथ खेलें या इनको नुकसान पहुंचाएं या इनको मारें। सो सबके लिए अपने अपने हक है, सबका अपना हक है यहाँ पे जिंदा रहने का। और ये जो पृथ्वी है, ये जो सृष्टि है, यहाँ पे सबका इक्वल रोल है और यहाँ पे सबका इक्वल स्पेस है। और अगर मुझे लोग बोलते हैं कि आज एक कॉकरोच का क्या महत्व है, एक मच्छर का क्या महत्व है, एक मक्खी का क्या महत्व है, उसका क्या रोल है, हमको समझ में नहीं आता। उसको तो मर ही जाना चाहिए, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है, वो हमको कुछ काम में नहीं आते। बट मैं आपको बताऊं एक चीज कि चाहे मकड़ी हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कॉकरोच हो, जो करोड़ ऑफ नो सालों पहले ये तब से यहाँ पे ये पृथ्वी में है, विच इज द ओल्डेस्ट क्रिएचर ऑफ द अर्थ एज फार एज द कॉकरोच आर कंसर्न। और कॉकरोच जो है वो सबसे पुराने हैं ये यूनिवर्स में। ओके, सो अगर मैं इनकी बात करूं या फिर हाथी की बात करूं, तो ये जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जो ये लाइफ है, जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स है, उसका कहीं ना कहीं छोटे से छोटा पूरी जो ये इकोसिस्टम है उसमें उसका रोल है। उसका रोल है पूरी इकोसिस्टम में, उनका छोटे से छोटा रोल है। ये इकोसिस्टम, ये जो पूरी चेन है, वो इनके रोल से ही चलती है, जिसमें ह्यूमन का भी रोल है, जिसमें ये क्रिएचर्स का भी रोल है। अगर ये जो पूरी जो चेन है वो इसीलिए चलती है, जो हमारा सर्वाइवल है ह्यूमन का या उनका सर्वाइवल है, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये जो पूरी इकोसिस्टम है, इसकी कोई भी अगर एक चेन की जो एक अगर कड़ी है वो अगर टूट जाती है, तो उसका जो रिएक्शन है, उसका जो इफेक्ट है उसकी, वो आई थिंक वो स्लोली ग्रेजुअली इतनी खराब होगी कि पीपल विल नॉट बी एबल, दे कैन नॉट इवन इमेजिन। सो हमारा अगर हम यहाँ पे आए हैं ये सृष्टि में, हमको एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हमको ये अगर मिला है ये रोल प्ले करने का, जो हमको ये चांस मिला है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हम अपना रोल इस तरीके से प्ले करें कि अगर हम कुछ उनको दे नहीं पाए तो एटलीस्ट उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं। बस मेरा यही कहना है कि हम लोग अगर उनके लिए काम ना कर पाए तो एटलीस्ट हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, एनिमल किलिंग्स हो रहा है, एक्वाटिक लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है, जो आई कैन से ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, और क्लाइमेट चेंजेस इज द बिगेस्ट इश्यू राइट नाउ, जिसकी वजह से पेड़ कट रहे हैं, नो लाइक जहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आज इतना जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है। सो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये चीज ऐसे ही चलती रही, अगर ह्यूमन बीइंग अगर नहीं समझा, तो मुझे लग रहा है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, उनका फ्यूचर शायद अच्छा ना हो। बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूँ कि वो शायद फ्यूचर देख भी ना पाए। मैं तो बोल रहा हूँ फ्यूचर अच्छा या बुरा वो तो बात की बात है, वो शायद फ्यूचर देख भी ना पाए, क्योंकि जिस तरह से ये इम्बैलेंस हो रहा है। अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन की, तो अगर ये 4 महीना 5 महीना जो ये दुनिया जो है, पूरी जो वर्ल्ड है, वो लॉकडाउन में रही, लोग घर में रहे, जब एक्टिविटी सब बंद हो गई, सब कुछ स्टॉप हो गया, तब आप देखते हैं कि नेचर में कितने सारे चेंजेस आए, ओजोन लेयर में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ठीक है,
आप देखो तो इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, इस बार आप ठंड देखो तो ठंड भी बहुत अच्छी हुई है। सो जिस तरह से चेंजेस आए हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए, तो आप देखो अगर 4 महीना बंद रहा है, पोल्यूशन कम रहा है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस अगर कम रहा है, तो जो इतना अगर पॉजिटिव अगर चेंजेस हो रहा है, तो आप सोचो कि अगर हम लोग ये पॉजिटिव वे में अगर आगे करते हैं, तो कितना सारा चेंजेस आता है। सो मैं यही बात करूंगा सबसे कि हमारा ये रोल है इकोसिस्टम को मेंटेन करना, इकोसिस्टम को बचाना। अगर हम लोग एनिमल को बचा ना पाए या फिर इकोसिस्टम को बचा ना पाए, तो हम लोग एटलीस्ट उनको डिस्टर्ब ना करें, हम अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करें। चाहे कोई भी चीज हो, या फिर प्लास्टिक यूसेज हो, या फिर कोई भी नो पॉल्यूशन की बात हो, या फिर नो जो भी बातें विच इज कंसर्न विद द एनिमल्स, विच इज कंसर्न विद द एनवायरनमेंट, हम अपना रोल अच्छी तरह से निभाएं, हम अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली दें, ताकि मुझे लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है हमारी जनरेशन के लिए, हमारे लिए, वो काफी अच्छा साबित हो, और हम लोग सुकून की सांस ले पाए, और हमारे अलावा भी जो जीव ये सृष्टि पे है, वो भी अपनी लाइफ टेंशन फ्री, क्रूअल्टी फ्री, और आई कैन से नो आई कैन से अच्छी तरह से सांस ले पाए, और अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर पाए। सो दैट इज द बिग थिंग, एंड दैट इज द बिग मैसेज ऑफ माय लाइफ। एंड फॉर वाइल्ड लाइफ, दिस थिंग, माय ओनली मैसेज इज द conservation and the conservation. If conservation will be there, wildlife will be there. Otherwise wildlife will not be sustained. यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाएगा। जिस तरह से वाइल्ड लाइफ कम हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स कम हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो सिर्फ उनको या तो म्यूजियम में, या फिर उनको सिर्फ पिक्चरों में देख पाएगी, या फिर फोटोज में देख पाएगी। बाकी मुझे नहीं लगेगा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो वाइल्ड लाइफ को देख पाएगी। सो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप कुछ कर ना पाए इनके लिए, बट एटलीस्ट आप उनको नुकसान ना पहुंचाए, और आप अपनी ड्यूटी ऐसी तरीके से अपना फर्ज बजाएं कि ये सृष्टि पे, ये दुनिया में लोग आराम से रह पाए और अपनी खुल के सांस ले पाए। यही मेरा मैसेज है सबसे। आई थिंक मौलिक, इट्स अ हाई टाइम फॉर ह्यूमन कि वो अपने आप को इकोसिस्टम से सुपीरियर ना समझ के उसका पार्ट समझे और एनिमल्स को इक्वली रिस्पेक्ट करे, बिकॉज वी बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर एनिमल्स हैं तो हम हैं, अगर हम हैं तो एनिमल्स शायद ना भी रहें, बट हमारी प्रेजेंस एनिमल्स के लिए मुश्किल का कारण बन गई है। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर अस ह्यूमन कि हम अदर स्पीशीज को इक्वली रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें, उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, और जो अपनी हमारी ऑनरशिप है अर्थ के ऊपर उसको थोड़ा कम करके दूसरों को भी एक को एग्जिस्टेंस का स्पेस दें। ट्रू ट्रू। थैंक यू मौलिक, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें एनिमल वाइल्ड लाइफ पर, डोमेस्टिक लाइफ पर, उनके कंजर्वेशन पर दी, एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स जिनके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू टुडे। तो थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू कि आपका जो मिशन है, जो आपकी जर्नी है, वो रोज एक नई हाइट पे पहुंचे, आप लाखों एनिमल्स को, बर्ड्स को बचाएं, आपका मैसेज अक्रॉस द कंट्री ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे अगर इस मिशन को ज्वाइन करें और एनिमल्स लाइफ को सेव करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और आपने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके लिए। थैंक यू वेरी मच मौलिक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा सबके लिए। सो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमको ये मौका देते हैं और आपसे शेयर कर पाते हैं ये सब चीजें। सो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आज बोलने का। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।